साल था 2110। मानव इतिहास अपनी प्रगति के चरम पर पहुंच चुका था। अब वैज्ञानिकों के लिए चांद तक पहुंचना कोई चमत्कार नहीं रहा। महज एक दिन में चांद का सफर एक आम बात बन चुकी थी। इसी तेजी से बढ़ते युग के दौरान एक दिन दुनिया के सबसे भरोसेमंद और प्रसिद्ध यूनिवर्सल स्पेस सेंटर के रेडार पर एक अजीब और अज्ञात सिग्नल रिकॉर्ड हुआ। शुरू में वैज्ञानिकों ने सोचा शायद कोई साधारण कॉस्मिक तरंग होगी, लेकिन जब वही सिग्नल बिना रुके 24 घंटे तक आता रहा तो पूरे स्पेस सेंटर में हलचल मच गई, क्योंकि यह सिग्नल किसी भी ज्ञात अंतरिक्षीय तरंग से बिल्कुल मेल नहीं खा रहा था। फ्रीक्वेंसी ऐसी थी मानो किसी अनजान तकनीक से भेजी गई हो। 72 घंटे की लगातार एनालिसिस के बाद वैज्ञानिकों ने एक चौंकाने वाली बात बताई कि यह सिग्नल ना ही पृथ्वी का है, न ही हमारे सौरमंडल का। यह किसी दूसरी सभ्यता या ग्रह का लग रहा है। यह सुनते ही यूनिवर्सल स्पेस सेंटर ने तुरंत अपने टॉप 3 एस्ट्रोनॉट्स को इस मिशन पे भेजने का निर्णय लिया। मिशन में शामिल थे डॉक्टर जाफे, सिग्नल फ्रीक्वेंसी स्पेशलिस्ट, डॉक्टर जेनी, मिशन हेड, और डॉक्टर विल, स्पेसक्राफ्ट कमांडर। उनका मिशन था उस सिग्नल का पता लगाना और उसकी स्टडी करके पृथ्वी पर लौटना। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह मिशन उन्हें किस भयावह सच्चाई के सामने ले जाएगा, एक ऐसी सच्चाई जो मानव इतिहास को हिलाकर रख देगा। तीनों एस्ट्रोनॉट्स अपने इंटरस्टेलर जहाज से उस मिशन के लिए निकलते हैं। सभी लोगों की नजर उन पर थी। रॉकेट इंजन की गड़गड़ाहट पूरे स्पेस स्टेशन में गूंज रही थी। कुछ ही मिनटों बाद जहाज पृथ्वी के वातावरण से बाहर निकल गया। वे लोग आपस में बातें करते हुए पूरे मिशन को लेकर गहराई से चर्चा कर रहे थे। स्पेस में पहुंचने के बाद डॉक्टर जेनी ने स्क्रीन की ओर देखते हुए कहा, सिग्नल की फ्रीक्वेंसी अब और भी तेज हो रही है। लगता है हम उसी दिशा तेजी से बढ़ रहे हैं। डॉक्टर जैफ ने धीमी आवाज में कहा, कुछ तो गड़बड़ है। इस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी असामान्य रूप से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इतनी इंटेंस क्लियर मैंने अपने पूरे करियर में कभी नहीं देखी। जैसे जैसे वे लोग उस दिशा में आगे बढ़ते गए, सिग्नल की आवाज और तेज और साफ होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें अपनी तरफ खींच रहा हो। डॉक्टर विल ने अचानक डर भरी आवाज में कहा, जैफ, मुझे लग रहा है हम स्पेसक्राफ्ट को नहीं चला रहे, बल्कि ये खुद ही अपनी मर्जी से चल रहा है। डॉक्टर जैफ ने जल्दी से कंट्रोल पैनल चेक किया। उसके हाथ डर से हल्के कांप रहे थे। विल, तुम सही हो, मैं कंट्रोल बटन दबा रहा हूँ, लेकिन जहाज बिल्कुल प्रतिक्रिया नहीं दे रहा। डॉक्टर जेनी ने स्क्रीन को ध्यान से देखते हुए कहा, ये पैटर्न देखो, ऐसा लगता है जैसे कोई फोर्स फील्ड हमें इसी दिशा में खींच रहा है। कुछ पल के लिए जहाज के अंदर सन्नाटा छा गया। तीनों एक दूसरे को बस देखते रहे। डॉक्टर विल ने कांपती आवाज में कहा, टीम तैयार रहो, कुछ बड़ा होने वाला है। डॉक्टर जेनी ने तुरंत पृथ्वी पर स्पेस सेंटर को संदेश भेजने की कोशिश की, लेकिन कनेक्टिविटी पूरी तरह से गायब थी, मानो किसी ने जानबूझकर बाहरी संपर्क ब्लॉक कर दिया हो। तभी अचानक जहाज में बज रहा अलर्ट सिग्नल एकदम से बंद हो गया। उनकी स्क्रीन काली पड़ी और बाहर की खिड़की के सामने घना मोटा कोहरा छा गया, इतना कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इंटरस्टेलर धीरे धीरे उस कोहरे के बीच बढ़ने लगा, मानो किसी अदृश्य शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही हो। कुछ ही सेकंड बाद कोहरा धीरे धीरे हटने लगा और जैसे ही दृश्य साफ हुआ, तीनों की सांसें रुक सी गईं। उनके सामने एक विशाल महाद्वीप यानी अंतरिक्ष की गहराइयों में छिपा बैठा हो, जहां पानी, जंगल, पहाड़, सब कुछ हरा भरा, बिल्कुल पृथ्वी जैसा दिख रहा था, लेकिन फिर भी किसी अनजानी ऊर्जा से भरा हुआ। डॉक्टर विल ने कांपती आवाज में कहा, ये ग्रह हमारे डेटा में कहीं भी नहीं है। और बिना किसी कमांड के इंटरस्टेलर स्पेसक्राफ्ट ने खुद ही अपनी दिशा बदली और उस हरे भरे ग्रह पर धीरे धीरे लैंड किया। तीनों एस्ट्रोनॉट्स ने उस ग्रह की सतह पर अपने पहले कदम रखे। जैसे ही उनके जूते जमीन पर पड़े, उन्हें महसूस हुआ कि यहाँ की मिट्टी में हल्की सी नमी थी और आसपास सुनहरी रेत चमक रही थी। पूरा दृश्य इतना मनमोहक था कि कुछ पल के लिए वे तीनों चुपचाप चारों तरफ देखते रह गए। हल्की हवा बह रही थी और दूर तक फैला वातावरण बिल्कुल जीवित सा लग रहा था। डॉक्टर जेनी ने धीमे से कहा, ये जगह सच में किसी अद्भुत दुनिया जैसी लग रही है। वे तीनों उस ग्रह पर काफी दूर तक चलते गए। आगे जाकर उन्हें एक विशाल समुद्र दिखाई दिया, जहां नीली लहरें बड़े पत्थरों से टकराकर हल्की हल्की गूंज पैदा कर रही थी। उस माहौल में कुछ पल के लिए हल्का बनाया। डॉक्टर जाफे हंसते हुए बोला, विल, हम लोग अगर चाहें तो यहाँ मछली भी पकड़ सकते हैं। विल ने गंभीर आवाज में जवाब दिया, जाफे, हम अभी अभी इस ग्रह पर उतरे हैं, हमें इस जगह को समझना होगा। और सबसे अहम बात, जैसे ही हम लोग यहाँ उतरे हैं, तभी से वो सिग्नल पूरी तरह बंद हो गया है। डॉक्टर जेनी चिंतित नजरों से समुद्र की तरफ देखने लगी। उसके मन में बहुत सवाल थे कि क्या ये ग्रह एलियन सभ्यता का तो नहीं है।
डॉक्टर जेनी ने गंभीर आवाज में कहा, हमें टीम वर्क में काम करना होगा। अगर हमें इस ग्रह के बारे में सच जानना है तो जंगल में जाकर रिसर्च करनी पड़ेगी। जेनी ने जंगल की तरफ देखते हुए बोला, हमारा स्पेसक्राफ्ट अभी लोकेशन सिग्नल नहीं भेज रहा। शायद यहाँ की एनर्जी उससे टकरा रही है, जिस वजह से वो काम नहीं कर रहा। इसलिए मैं और जेफ जंगल के अंदर जाकर सैंपल और डेटा इकट्ठा करेंगे। और विल, तुम स्पेसक्राफ्ट के पास ही रहोगे। हमारे पर्सनल लोकेटेड सिस्टम पर नजर रखना। अगर कोई भी अजीब मूवमेंट दिखे तो तुरंत हमें संकेत भेजना। विल ने सिर हिलाया। ठीक है, तुम दोनों सावधान रहना। ये ग्रह जितना सुंदर दिख रहा है उतना ही खतरनाक भी हो सकता है। डॉक्टर जेनी और जेफ ने अपने उपकरण उठाए और गहरे जंगल की ओर बढ़ने लगे। जंगल में काफी अंदर तक चलते हुए डॉक्टर जेनी और जेफ अचानक रुक गए। पेड़ों के बीच से दूर एक अजीब सी चमक दिख रही थी, जैसे कोई मशीन धीरे धीरे ब्लिंक कर रही हो। दोनों धीरे धीरे उसके करीब गए और जैसे ही उनके सामने पूरा दृश्य साफ हुआ, उनकी सांसें रुक सी गईं। उनके सामने एक विशाल स्पेसक्राफ्ट पड़ा था, आधा जमीन में धंसा हुआ, और उसके कोनों पर हल्की हल्की नीली लाइट ब्लिंकिंग कर रही थी। ये देखने के बाद जेनी बोली, न जाने कितने दिन से क्रैश हुआ है, फिर भी इसका इंजन बंद नहीं हुआ। जेफ कांपते हुए बोला, जेनी, ये हमारा जहाज नहीं है और न ही पृथ्वी की कोई तकनीक। जेनी बस उसे देखती रह गई। स्पेसक्राफ्ट का डिजाइन इतना हाईटेक था कि वो मानव सभ्यता से कई 100 साल आगे का लग रहा था। उसकी प्लेट पर अजीब चिन्ह बने थे। जेनी ने धीरे से कहा, अगर ये जहाज यहाँ क्रैश हुआ है तो इसका मतलब है कि इस ग्रह पर दूसरे ग्रह के लोगों की भी नजर होगी। दोनों एक पल के लिए बिल्कुल चुप खड़े रहे। उन्हें पहली बार समझ आया, ये ग्रह सुंदर जरूर है लेकिन सुरक्षित बिल्कुल नहीं। दोनों ने तय किया कि वे लोग स्पेसक्राफ्ट के अंदर जाएंगे। डर दोनों के अंदर था, मगर हिम्मत करते हुए अंदर गए। मगर जैसे ही वे लोग अंदर दाखिल हुए, दोनों कुछ पल के लिए वहीं थमसे गए, क्योंकि अंदर का नजारा किसी भविष्य की दुनिया से कम नहीं था। पूरा स्पेसक्राफ्ट चमक रहा था, दीवारों पर लगी लाइट्स अभी भी जल रही थीं और दर्जनों सुपर कंप्यूटर अपने आप चल रहे थे, जैसे वह जहाज अभी भी किसी अदृश्य मिशन पर काम कर रहा हो। स्क्रीन पर तेजी से डाटा चल रहा था, जैसे कोई इस ग्रह की जानकारी किसी दूर ग्रह पर ऑटोमेटिक भेज रहा हो। डॉक्टर जेफ धीरे धीरे एक बड़े कंप्यूटर के सामने जाकर खड़ा हुआ। जैसे ही वो उसके करीब पहुंचा, स्क्रीन अचानक चमकी और कुछ ही सेकंड में कंप्यूटर ने जेफ की पूरी जानकारी उसके बिना कुछ करे ही स्कैन और सेव कर ली। जेनी घबरा गई और बोली, जेफ, हमें अभी बाहर निकलना होगा। अगर यह सिस्टम तुम्हारी जानकारी ले सकता है तो कोई हमें देख भी सकता है। इससे बड़ी समस्या हो सकती है। जेफ ने तुरंत सिर हिलाया। दोनों बिना एक और सेकंड गवाए तेजी से स्पेसक्राफ्ट के बाहर निकल आए। बाहर आते ही जंगल फिर से उतना ही खामोश था जितना कुछ पल पहले था, लेकिन अब हवा में एक अजीब डर महसूस हो रहा था, मानो कोई उन्हें कहीं से चुपचाप देख रहा हो। स्पेसक्राफ्ट से बाहर निकलते ही जेफ ने धीमे स्वर में कहा, जेनी, क्या यह संभव है कि इस तरह के स्पेसक्राफ्ट को ढूंढने के लिए कोई और भी यहाँ आ सकता है? जेनी ने चारों तरफ देखते हुए गंभीरता से जवाब दिया, हाँ, बिल्कुल संभव है। इसकी जो तरंगे और कनेक्टिविटी हमने महसूस की हैं, वो किसी आम तकनीक की नहीं है। अगर यह सिग्नल हमारे पास पहुंचा है तो यकीनन ब्रह्मांड में कहीं और भी इसे रिसीव किया गया होगा, और ऐसा हुआ तो हमें इस ग्रह पे बहुत से अद्भुत चीजें देखने को मिलेंगी, यहाँ तक कि एलियन भी। जेफ ने घबराकर पूछा, मतलब कोई और सभ्यता भी इस ग्रह की तरफ बढ़ चुकी होगी? जेनी ने गहरी सांस ली। हाँ, और अगर ऐसा हुआ तो हो सकता है वे हमसे कहीं ज्यादा उन्नत और खतरनाक हों। इसलिए हमें जल्दी पता लगाना होगा कि यह ग्रह आखिर है क्या। तभी अचानक उनकी लोकेशन डिवाइस पर तेज इमरजेंसी अलर्ट बज उठा। आवाज इतनी तेज थी कि दोनों डर गए और एक दूसरे की तरफ देखने लगे। जेनी घबराकर बोली, जेफ, ये विल का ट्रैकर है, कुछ बहुत गड़बड़ है। बिना एक सेकंड गंवाए दोनों जंगल से बाहर की ओर भागने लगे। उनके कदम भारी हो रहे थे, दिल तेजी से धड़क रहा था, क्योंकि उन्हें महसूस हो गया था कि विल किसी बड़े खतरे में है। जैसे ही वे उस जगह पहुंचे जहां स्पेसक्राफ्ट और विल को मौजूद होना चाहिए था, मगर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां न विल था न ही उनका स्पेसक्राफ्ट। सिर्फ रेत में एक कोने सा दबा हुआ उनका ट्रैकिंग डिवाइस पड़ा था, जो अभी भी ब्लिंक कर रहा था। जेनी की आवाज कांप गई, विल, क्या तुम हमें सुन रहे हो? प्लीज जवाब दो। लेकिन चारों तरफ सिर्फ गहरी खामोशी थी। सिर्फ समुद्र की लहरों की आवाज उनके कानों में गूंज रही थी। उनकी आंखों में डर भर आया था। अब तक वे इस ग्रह को बस रहस्यमयी समझ रहे थे, लेकिन अब ये जगह उनके लिए घातक लगने लगी थी। दोनों धीरे धीरे घुटनों पर वहीं बैठ गए, हैरान, टूटे हुए और निराश, क्योंकि उन्होंने अपना एक साथी खो दिया था और उन्हें पता भी नहीं था कि विल और इतना बड़ा स्पेसक्राफ्ट आखिर कोई इसे गायब कैसे कर सकता है, और अगर उठाया है तो किसने या किस चीज ने। जेनी उदास मन से बोली, अगर विल और पूरा स्पेसक्राफ्ट बिना किसी आवाज के गायब हो सकता है तो इसका मतलब है कि यहाँ कोई बहुत ही अद्भुत शक्ति मौजूद है। जेफ ने चारों ओर देखते हुए धीमे से कहा, जेनी,
मुझे लग रहा है वो सिग्नल जिसने हमें यहाँ तक पहुँचाया उसी ने विल को भी यहाँ से गायब किया है और अब हम दोनों को साथ ही रहना होगा। अब उनके सामने दो सबसे बड़ी समस्याएं खड़ी थी। पहली, वह अब बिल्कुल अकेले थे क्योंकि न विल का कोई पता था और न ही स्पेसक्राफ्ट का, और दूसरी, उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। लंबा सफर, लगातार रिसर्च और अचानक हुआ हमला, सबने उन्हें थका दिया था। लेकिन थोड़ी सी उम्मीद अभी भी थी। जैफ ने अपने बैग में हाथ डालकर कहा, जेनी, कम से कम हमारे पास लाइटर तो है। अगर रात पड़े तो हम आग जला सकते हैं, कुछ देर के लिए सुरक्षित रहेंगे। जेनी ने धीमी सांस लेते हुए सिर हिलाया। हाँ, अभी हम बस जिंदा रहने का तरीका ढूंढते हैं। दोनों ने आसपास नजर दौड़ाई। सुनहरी रेत, अजीब नीली रोशनी और दूर तक फैली अजनबी खामोशी। ये ग्रह सुंदर था, लेकिन एक ऐसे खतरे से भरा हुआ जिसे वे समझ भी नहीं पा रहे थे। दोनों लंबे समय तक उस सुनहरी रेत पर बैठे रहे। थकान, डर और अनिश्चितता तीनों उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहे थे। कुछ देर बाद जेनी ने धीमी आवाज में कहा, जैफ, हमें यहाँ बैठकर इंतजार नहीं करना चाहिए। अगर किसी जगह से हमें जवाब मिल सकता है तो वो वही क्रैश हुआ स्पेसक्राफ्ट है। जैफ ने सिर हिलाया। हाँ, शायद वहां हमें विल के गायब होने का भी कोई सुराग मिले। दोनों धीरे धीरे उठे। उनके कदम भारी थे, लेकिन अब उनके पास एक ही रास्ता था, फिर से उस रहस्यमयी स्पेसक्राफ्ट तक लौटना। जंगल की ओर वापस बढ़ते हुए हवा और भी शांत हो गई थी। जेनी ने पीछे मुड़कर समुद्र की ओर देखा और बोली, जो भी यहाँ हो रहा है ये सब किसी संयोग का हिस्सा नहीं है। और धीरे धीरे दोनों फिर से उसी दिशा में बढ़ने लगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आ रही है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर लाइक करें। चलिए अब वापस चलते हैं कहानी की ओर। दोनों जब फिर से उस स्पेसक्राफ्ट के अंदर गए तो वे इस बार और ज्यादा ध्यान से चारों तरफ देखने लगे। अचानक उन्हें स्क्रीन पर चल रहा एक सिस्टम दिखाई दिया जो किसी अजीब और अनजानी भाषा में ट्रांसमिशन कर रहा था। स्क्रीन पर चिन्ह और घुमावदार संकेत थे जो पृथ्वी की किसी भी भाषा जैसे नहीं लग रहे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वो तरंगे डिकोड होकर किसी और दिशा में भेजी जा रही हों। जेफ ने आश्चर्य से कहा, जेनी, सिस्टम अभी भी सक्रिय है। जेनी ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, इसका मतलब है कोई इस ग्रह से बाहर भी संचार कर रहा है। दोनों कुछ पल तक स्क्रीन को देखते रहे और तभी उस ट्रांसमिशन में 3 चमकते हुए प्रतीक दिखाई दिए, जिनमें से एक धीरे धीरे मिटता जा रहा था। जेनी ने कांपते हुए कहा, जेफ, ये 3 प्रतीक क्या हम तीनों का प्रतिरूप कर रहे थे? अब उनके दिल में एक नया और बड़ा डर उतरने लगा था। अगर एक प्रतीक मिट चुका है तो क्या विल अब इस दुनिया में नहीं है? जेनी ने धीरे से पैनल के बटनों को छुआ। उसी पल उनके सामने लगा हुआ बड़ा डिस्प्ले चमकने लगा और स्क्रीन पर किसी दूसरे ग्रह का दृश्य उभर आया। वहां लोग दिख रहे थे, चलते हुए, बात करते हुए, जीवन जीते हुए, मानो वो दुनिया पूरी तरह बस चुकी हो। ये देखकर जेनी की सांसें तेज हो गईं। जैफ, इसका मतलब ये सिस्टम किसी और ग्रह से जुड़ा हुआ है। जैफ कुछ पल तक स्क्रीन को देखता रहा, लेकिन अगले ही पल वो चिल्लाकर बोला, जेनी, वो देखो, वहां विल दिख रहा है। स्क्रीन पर सचमुच विल दिखाई दे रहा था, जैसे वो किसी और ही रहस्यमय ग्रह पर जा पहुंचा हो। दोनों के दिल में एक साथ खुशी और चिंता दौड़ गई। खुशी इस बात की कि विल जिंदा था और चिंता इस बात की कि वो इतनी दूर कैसे पहुंच गया। जेनी धीरे से बोली, अगर विल वहां है तो हमें पता लगाना होगा कि वो वहां कैसे गया और क्या हम लोग भी जा सकते हैं। दोनों हैरान परेशान उस स्पेसक्राफ्ट में बैठे रहे और अब उनके सामने एक नया रहस्य खड़ा था। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या जेनी और जैफ अपने साथी विल को वापस ला पाएंगे या फिर वे दोनों भी उसी रहस्यमयी ग्रह पर पहुंच जाएंगे जहां विल इस समय फंसा हुआ है। उस रहस्यमयी स्पेसक्राफ्ट की स्क्रीन अभी भी हल्की हल्की नीली रोशनी दे रही थी। जेनी और जैफ एकदम चुप खड़े उस स्क्रीन को देख रहे थे। दोनों की सांसें तेज चल रही थीं। तभी अचानक स्क्रीन पर लिखे चिन्हों की रफ्तार बढ़ गई। अजीब भाषा के प्रतीक लगातार बदलने लगे। जेनी की आवाज अभी भी कांप रही थी। वो स्क्रीन के बिल्कुल करीब गई और बोली, अगर कोई हमें देख सकता है तो प्लीज हमारी मदद करो। हम इस जगह पर फंस गए हैं और हमारा एक साथी भी खो गया है। उसकी बात खत्म होते ही स्क्रीन पर अचानक तेज चमक दौड़ी। फिर एक अजीब सी लहरें जैसी लाइनें दिखाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे स्क्रीन कुछ सोच रही हो। कुछ सेकंड बाद स्क्रीन पर एक अनजानी भाषा उभरने लगी। जैफ घबरा गया। जेनी, ये भाषा हमारे सिस्टम में दर्ज भी नहीं है। जेनी ने ध्यान से स्क्रीन को देखते हुए कहा, लेकिन देखो, ये चिन्ह उसी क्रम में बदल रहे हैं जैसे कोई हमारे सवालों का जवाब दे रहा हो। दोनों कुछ क्षण तक चुप रहे। फिर जैफ ने धीमी आवाज में कहा, काश हम इसकी भाषा समझ पाते। जेनी ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ जैफ, अगर हम इसे पढ़ पाते तो शायद हमें पता चल जाता कि विल कहाँ गया है और ये जगह आखिर है क्या। अब उनके सामने समस्या बढ़ती जा रही थी। उन्हें इस ग्रह पर आए हुए 8 घंटे हो चुके थे और अब दिन धीरे धीरे ढल रहा था। रात करवट बदलने को तैयार थी और उनके पास न सोने की जगह थी, न खाने को कुछ और न ही विल का कोई पता।
स्पेसक्राफ्ट की स्क्रीन पर चलते हुए अजीब चिन्ह उन्हें और उलझा रहे थे, लेकिन उससे भी ज्यादा डर बाहर का अनजाना जंगल पैदा कर रहा था। जेनी ने घबराकर बोला, जेफ, क्या आज रात इसी स्पेसक्राफ्ट में हम लोग रात बिता सकते हैं? जेफ धीरे से बोला, अगर इसके अंदर रात हम लोग बिताते हैं तो क्या विल जैसे गायब हुआ वैसे हम लोग भी हो सकते हैं? दोनों डर से एक दूसरे को देखने लगे। जेनी ने बोला, बाहर के खतरे से शायद यहाँ ज्यादा सेफ रहे। दोनों ने रात वही गुजारने का फैसला किया। कई दिन की थकान की वजह से वे लोग जल्दी ही सो गए। पूरी रात बीप की आवाजें आती रही, स्क्रीन पर अननोन रीडिंग चलती रही। जैसे ही सुबह हुई, हल्की नीली रोशनी स्पेसक्राफ्ट की दीवारों पर चमकने लगी। सबसे पहले जेनी की आंखें खुली। उसने उठकर सामने की स्क्रीन को देखा और अगले ही पल वह हैरान रह गई। स्क्रीन पर जेनी और जेफ दोनों की तस्वीरें दिखाई दे रही थीं। साथ में उनकी उम्र, दिल की धड़कन, सांसों की रफ्तार, यहाँ तक कि उनके दिमाग की तरंगों तक की रीडिंग, सब कुछ स्क्रीन पर लोड था। जेनी हड़बड़ाकर बोली, जेफ, जल्दी उठो, ये देखो, ये स्क्रीन क्या दिखा रही है? जेफ की नींद उड़ गई। वो तुरंत खड़ा हुआ और स्क्रीन की तरफ बढ़ा। कुछ सेकंड तक वो चुप खड़ा रहा, फिर धीमी टूटी हुई आवाज में बोला, जेनी, इसने पूरी रात में हम दोनों का पूरा डेटा पढ़ लिया है, यहाँ तक कि हमारे दिमाग तक को। दोनों की सांसें रुक गईं। वे एक दूसरे को देखने लगे। डर, हैरानी और अनिश्चितता उनकी आंखों में साफ झलक रही थी। स्क्रीन पर लगातार चल रहे शब्द मानो उन्हें समझा रहे थे कि स्पेसक्राफ्ट ने उनके हर विचार को महसूस किया है। जेनी ने धीरे कहा, जेफ, अगर ये हमारे मन को पढ़ सकता है तो इसे ये भी पता होगा कि हम किससे डरते हैं और हम यहाँ क्या ढूंढ रहे हैं। जेफ डर के साथ चारों तरफ देखने लगा। दोनों कुछ पल तक चुप रहे। स्पेसक्राफ्ट में हल्की बीप बीप जारी थी और कुछ ही समय बाद स्क्रीन पर अचानक एक नई लाइन उभरी, यू आर नॉट अलोन। ये पढ़कर जेनी और जेफ के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। जेफ ने कांपती आवाज में चारों तरफ देखा। उसकी निगाहें हर कोने पर घूम रही थी, जैसे किसी भी पल कुछ सामने आ जाएगा। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद वो धीरे से बोला, जेनी, ये जगह आखिर है कहाँ? हमारी धरती उससे कितनी दूर है? उसकी बात जैसे ही खत्म हुई, स्क्रीन ने एक तेज सफेद चमक छोड़ी। कुछ क्षण बाद धीरे धीरे नए शब्द उभरने लगे, मानो कोई उन्हें जवाब दे रहा हो। स्क्रीन पर लिखा था, डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ 30 करोड़ 1 लाख किलोमीटर। जेनी की सांस अटक सी गई। उसने डरते हुए कदम पीछे लिया। जेफ, हम इतनी दूर आ चुके हैं। जेफ को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। लेकिन स्क्रीन यही नहीं रुकी। उस पर अगली लाइन उभरी, प्लैनेट नेम GTL 6I। फिर कुछ अजीब सी आकृतियां चमकी डिस्प्ले पे और उनके नीचे सीधा लिखा दिखाई दिया, इस ग्रह पर 3 तरह का जीवन है, लेकिन तीनों जीवन बिल्कुल अलग अलग है। तुम्हें खुद ढूंढना होगा और अगर तुमने गलत जीवन की खोज कर लिया तो तुम हमेशा के लिए भटकते रह जाओगे। जेनी के रोंगटे खड़े हो गए। उसने स्क्रीन की तरफ देखते हुए धीरे से कहा, छिपा हुआ जीवन मतलब? जेफ ने डर और हैरानी से भरे स्वर में कहा, जेनी, अगर यहाँ इस तरह का जीवन छिपा हुआ है तो हमें यहाँ बहुत सी अजीब चीजें दिखने वाली है और शायद विल भी उसी किसी एक जीवन में गया हुआ हो। स्क्रीन पर आखिरी शब्द उभरे, फाइंड योर लाइफ। जेनी और जेफ पूरी तरह डर से गए। अब उनके सामने सिर्फ एक ही रास्ता था, इस ग्रह के रहस्य को समझना और विल को ढूंढना। स्क्रीन के शब्द धीरे धीरे मिटने लगे। स्पेसक्राफ्ट के अंदर फिर से अजीब सी खामोशी छा गई। जेनी ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में डर जरूर था, लेकिन अब वहां संकोच नहीं, एक फैसला था। जेफ, हमें अब रुकना नहीं चाहिए। जेफ ने भी सिर हिलाया। वो समझ चुका था, इस जगह से सीधे धरती पर लौटना शायद संभव नहीं है। दोनों ने अपने जरूरी उपकरण उठाए और बिना एक पल गंवाए उस रहस्यमयी स्पेसक्राफ्ट से बाहर निकल आए। दोनों जीवन की तलाश में उस जंगल के बीच आगे बढ़ने लगे। वे जानते थे, शायद यही जंगल उन्हें खाने, पानी और आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएगा। जेनी चलते हुए धीमे स्वर में बोली, अगर हम यहाँ फंस ही चुके हैं तो शायद यही जगह हमारे लिए एक नई दुनिया बन सकती है। जेफ ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। उसकी आवाज शांत थी लेकिन गंभीर। हाँ जेनी, कुछ दूर जाने पर उन्हें ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखने लगे, जिनकी ढलानों से साफ पानी के झरने नीचे गिर रहे थे। जेनी रुककर बोली, जेफ देखो, पानी की कोई कमी नहीं है यहाँ। थोड़ा आगे बढ़ते ही उनकी नजर दूर फैले समुद्र पर पड़ी, नीला, शांत और विशाल। उसकी लहरें धीरे धीरे किनारे से टकरा रही थी। जेफ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, शायद यही वजह है कि इस ग्रह पर जीवन संभव है। दोनों आगे बढ़ते रहे। अब उनका सपना सिर्फ बचना नहीं था, बल्कि इस नई दुनिया को समझना था। वे जानते थे, अगर धरती पर लौटना अभी संभव नहीं है तो शायद ये ग्रह उन्हें एक नया रास्ता, एक नई शुरुआत दे सकता है। और इसी उम्मीद के साथ जेनी और जेफ उस हरी भरी दुनिया के भीतर और गहराई तक बढ़ते चले गए। जब दोनों चलते चलते जंगल की सीमा को पार कर गए तो उनके सामने एक विशाल झरना दिखाई दिया। ऊपर से गिरता साफ पानी धूप में चमक रहा था और झरने के चारों ओर हरी भरी चट्टानें फैली हुई थीं। जेनी ने ऊपर की ओर इशारा करते हुए कहा, जेफ वहां देखो,
झरने के ऊपर की ढलान पर कई पेड़ों पर मीठे फल लटक रहे थे। जेफ ने ये सब देखकर राहत की सांस ली। जेफ ने धीरे से बोला, शायद यही हमारा पहला खाना है। जेनी ने ध्यान से फल को देखा और धीमे स्वर में बोली, अगर यहाँ पानी है, फल है, तो इसका मतलब है ये जगह हमें जिंदा रख सकती है। दोनों सावधानी से पहाड़ियों पर चढ़ने लगे। चट्टानें फिसलन भरी थी, लेकिन झरने की ठंडी हवा उन्हें आगे बढ़ने की ताकत दे रही थी। कई बार पैर फिसले, हाथों से सहारा लिया और काफी मेहनत के बाद आखिरकार वे उस जगह पहुंच गए जहां फल वाले पेड़ थे। जेनी ने राहत की सांस लेते हुए कहा, कम से कम अब हमें भूखा नहीं रहना पड़ेगा। दोनों ने सावधानी से थोड़े से फल तोड़े। सबसे पहले जमीन पर रखा, फिर थोड़ा थोड़ा चखा। उनका स्वाद मीठा और ताजा था। जैफ की आंखों में चमक आ गई। जेनी, ये खाने लायक हैं। जेनी मुस्कुराई। कई घंटों बाद उसे पहली बार थोड़ी सी राहत महसूस हुई। दोनों वहां काफी देर तक सुकून के साथ बैठे रहे। झरने की आवाज, ठंडी हवा और आसपास की हरियाली ने उन्हें कुछ पल के लिए सब कुछ भुलवा दिया था। तभी जेफ ने गहरी सोच में डूबे हुए कहा, जेनी, उस डिस्प्ले पर 3 अलग-अलग जीवन की बात कही गई थी। एक जीवन तो हमने देख ही लिया है, जहां विल है। वो कुछ पल रुका, फिर धीरे से बोला, लेकिन बाकी 2 जीवन कैसे होंगे? जेनी ने सामने फैले पहाड़ों की ओर देखा, जहां रास्ते धीरे धीरे बदलते जा रहे थे। उसकी आवाज शांत लेकिन भरोसे से भरी थी। नहीं जेफ, मुझे नहीं लगता कि वो यहीं होंगे। मुझे लगता है हमें अभी बहुत आगे तक का सफर करना है। वो झरने की दिशा से दूर की ओर इशारा करते हुए बोली, देखो, यहाँ हर थोड़ी दूरी पर जीवन का रूप बदलता जा रहा है। जंगल, पहाड़, पानी सब अलग अलग हैं। जेनी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जब हम और आगे बढ़ेंगे तब शायद समझ आएगा कि आगे क्या दिखने वाला है। जेफ ने चुपचाप सिर हिलाया। उसे भी अब एहसास हो रहा था, यह यात्रा की बस शुरुआत है। इसके बाद दोनों फिर से आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर चलने के बाद अचानक आसमान का रंग बदलने लगा। नीलापन धीरे धीरे गायब होने लगा और काले बादल चारों तरफ छा गए। तेज हवा चलने लगी। कुछ समय बाद बारिश धीरे धीरे रुकने लगी। हवा शांत हो गई और बादल हल्के पड़ने लगे। जब दोनों बाहर निकले तो सामने का नजारा देखकर हैरान रह गए। दूर अंधेरे के बीच 2 जगह हल्की हल्की चमकती हुई रोशनी दिखाई दे रही थी। जेफ ने हैरानी से कहा, जेनी, वो देखो, 2 अलग अलग जगहों से रोशनी आ रही है। जेनी ने गंभीर होकर जवाब दिया, हाँ, मुझे लगता है 2 जीवन तो यहीं मौजूद हैं। लेकिन अगले ही पल उसने धीमी आवाज में कहा, मगर डिस्प्ले पर 3 जीवन बताए गए थे। इसका मतलब तीसरे जीवन में पहले ही विल चला गया है। दोनों कुछ पल तक चुप रहे, फिर उन रोशनियों को देखते रहे। धीरे धीरे फिर आगे बढ़ने लगे। आखिरकार दोनों उस चमकती हुई रोशनी के पास पहुंच गए। रोशनी पास से और भी तेज लग रही थी, लेकिन जेनी और जेफ दोनों की आंखों में अब भी डर साफ झलक रहा था। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। कुछ पल के लिए दोनों चुप रहे। फिर जेफ ने बहुत धीमी आवाज में कहा, जेनी, हमें अलग अलग रोशनी में जाना होगा। तुम जानती हो ना, सिर्फ एक रास्ता हमें सही जगह पहुंचा सकता है। वो थोड़ा रुका, फिर भारी मन से बोला, अगर हम दोनों एक ही रोशनी में गए तो हो सकता है हम हमेशा के लिए यहीं फंस जाएं। जैसा उस सिस्टम ने बताया था, हम भटकते ही रह जाएंगे इस ग्रह पे। जेनी की आंखें भर आईं। वो धीरे से बोली, हाँ जेफ, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं पहले ही विल को खो चुकी हूँ। उसकी आवाज में दर्द था। अब हम भी अलग हो रहे हैं। पता नहीं उस रोशनी के पार हमारा जीवन कैसा होगा। दोनों कुछ पल तक बस एक दूसरे को देखते रहे। फिर टूटे मन से वे आगे बढ़े और एक दूसरे को कसकर गले लगा लिया। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आ रही है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर लाइक करें। चलिए अब वापस चलते हैं कहानी की ओर। उस पल कोई शब्द नहीं थे, सिर्फ डर, भरोसा और एक दूसरे को दोबारा देखने की एक उम्मीद। और अब उनकी राहें अलग होने वाली थीं। आखिरकार कई घंटों के बाद जेफ ने मन भारी करके एक फैसला लिया। उसने नम आंखों से जेनी की ओर देखा और बोला, जेनी, मैं पहले जाऊंगा। जेनी कुछ कह नहीं पाई, बस धीरे से सिर हिला दिया। अंदर ही अंदर वो टूट रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर वो लाचार थी, चुपचाप जेफ को देख रही थी। फिर जेफ ने एक आखिरी बार उसके हाथ थामे और बोला, अलविदा जेनी। और अगले ही पल वो उसी चमकती हुई रोशनी के अंदर चला गया। जैसे ही वो भीतर पहुंचा, वो रोशनी बुझ गई। जेनी चुपचाप बस देखती रह गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कांपते होठों से कहा, सलामत रहना जेफ, आई मिस यू। कुछ पल की खामोशी के बाद जेनी ने गहरी सांस ली। मन में डर था, लेकिन अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। उसने खुद को संभाला, हिम्मत जुटाई और उसी चमकती हुई रोशनी की ओर बढ़ी। जैसे ही वो रोशनी में दाखिल हुई, एक तेज प्रकाश फैला और अगले ही पल जेनी भी पूरी तरह गायब हो गई। कुछ समय बाद जेफ खुद को एक बर्फीली सतह पर खड़ा हुआ पाया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ है। जहां तक उसकी नजर जाती, सिर्फ बर्फ और पानी। चारों तरफ सन्नाटा था। हवा ठंडी और तेज थी। जेफ जोर जोर से चिल्लाया, कोई है यहाँ? जेनी, विल, कोई है? लेकिन उसकी आवाज बर्फीली हवाओं में कहीं खो गई। वहां उसे सुनने वाला कोई भी नहीं था।
तभी उसकी नजर थोड़ी ही दूरी पर गई और वो चौंक गया। उसके सामने कुछ लोग बर्फीली चट्टानों के बीच चलते हुए साफ दिखाई दे रहे थे। वे आज के इंसान जैसे नहीं थे। उनके शरीर मजबूत थे, चेहरे पर घने बाल और हाथों में पत्थर के औजार थे। उनके कपड़े जानवरों की खाल से बने हुए थे। जेफ ने धीरे से खुद से कहा, ये तो नियांडरथॉल्स आदि मानव हैं, जिनके बारे में अभी तक सिर्फ उसने किताबों में ही पढ़ा था। आज उन्हें अपनी आंखों के सामने देखकर वो पूरी तरह हैरान था। उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। उसे अब साफ साफ समझ आ गया था कि वो किसी दूसरे ग्रह पे नहीं बल्कि करोड़ों साल पुराने समय में आ चुका है। वो ये समय था जब मानव विकास की शुरुआत हो रही थी, जब इंसान जैसा जीवन धीरे धीरे आकार ले रहा था। आग को समझा जा रहा था, शिकार करना सीखा जा रहा था और बर्फीली दुनिया में जिंदा रहने के तरीके खोजे जा रहे थे। जेफ हैरानी से उन्हें देखता रहा। वे आपस में इशारों से बात कर रहे थे। कुछ लोग पत्थरों से औजार बना रहे थे और कुछ खाने की तलाश में आगे बढ़ रहे थे। जेफ की आंखें भर आईं। मैं इतने पुराने जीवन में आ गया हूं, उसने धीमी आवाज में कहा। उसके सामने इतिहास जिंदा था, चलता हुआ, सांस लेता हुआ। अब सवाल ये नहीं था कि वो यहाँ कैसे पहुंचा। सवाल ये था, क्या जेफ इस करोड़ों साल पुरानी दुनिया में जिंदा रह पाएगा? जेफ कुछ देर तक उन्हीं नियांडरथॉल्स आदि मानवों को छिपकर देखता रहा। वो कोई गलती नहीं करना चाहता था। उसे पता था ये समय, ये दुनिया उसके लिए बिल्कुल नई और खतरनाक है। थोड़ी देर बाद उन आदि मानवों का एक छोटा समूह बर्फीली चट्टानों के बीच रुक गया। उन्होंने पत्थरों से आग जलाने की कोशिश शुरू की। कुछ चिंगारियां निकली और थोड़ी देर में हल्की आग जल उठी। जेफ ये सब देखकर वो और भी हैरान हो गया। उसने मन ही मन सोचा, ये लोग ह्यूमन इवोल्यूशन की शुरुआत में हैं। जेफ धीरे धीरे उन आदि मानवों के साथ आगे बढ़ने लगा। वो अब भी थोड़ी दूरी बनाए हुए था, लेकिन उनकी हर हरकत ध्यान से देख रहा था। चलते समय उसने एक बात नोटिस की। छोटे छोटे बच्चे बीच में थे, जबकि बड़े लोग उन्हें चारों तरफ से घेर कर चल रहे थे ताकि ठंड और किसी अचानक खतरे से बच्चों को बचाया जा सके। जेफ को यह देखकर अंदर से कुछ छू गया। उसने धीरे से सोचा, इतने पुराने समय में भी ये लोग अपने बच्चों की इतनी फिक्र करते हैं। समूह के आगे आगे एक मजबूत कद काठी वाला मुखिया चल रहा था। उसके हाथ में पत्थर का भारी औजार था और उसकी नजर हर दिशा पर बनी हुई थी। वो बार बार रुककर आसपास देखता, मानो रास्ता और सुरक्षा की जांच कर रहा हो। जेफ को समझ आ गया, यही उनका लीडर है। पीछे की तरफ कुछ औरतें भी चल रही थीं। उनके हाथों में जानवरों की खाल थी, कुछ खाने का सामान और बच्चों के लिए कपड़े जैसे टुकड़े। ठंडी हवा तेज थी, लेकिन वे सब एक दूसरे के करीब चल रहे थे। जेफ को पहली बार इस बर्फीली दुनिया में डर से ज्यादा अपनापन महसूस हुआ। उसने खुद से कहा, ये लोग जंगली नहीं हैं, ये बस जीने की कोशिश कर रहे हैं। और उसी पल जेफ ने तय कर लिया, अगर उसे इस समय में जिंदा रहना है तो उसे इन्हीं लोगों के साथ चलना होगा। जेफ ने देखा कि वहां का लीडर सबको तेजी से आगे बढ़ने का इशारा कर रहा था। वो बार बार हाथ से संकेत दे रहा था, जैसे कहना चाहता हो कि उन्हें जल्दी चलना होगा। जेफ को धीरे धीरे समझ में आने लगा था कि ये लोग खाने की तलाश में किसी दूसरी जगह जा रहे हैं। काफी देर तक उनके पीछे चलते रहने के बाद वे सभी एक विशाल समुद्री तट तक पहुंच गए। नीला पानी दूर दूर तक फैला हुआ था और ठंडी हवा तेजी से चल रही थी। सभी नियांडरथॉल्स वहां बैठ गए। फिर उनके पास जो भी थोड़ा बहुत खाना था वे आपस में बांटकर खाने लगे। ये सब देखकर जेफ के अंदर भी जोरों की भूख उमड़ने लगी। उसका पेट लगातार खाली होने का एहसास दिला रहा था, लेकिन डर की वजह से वो उनके सामने जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। वो दूर से ही उन्हें देखता रहा और यही सोचता रहा कि अगर वो उन सब के पास गया तो वे उसे खतरा न समझ ले। तभी जेफ ने देखा कि वहां के लीडर की नजर अचानक समुंदर की तरफ चली गई। पानी के किनारे एक सील निकली हुई थी। लीडर ने तुरंत इशारों में सबको रुकने को कहा, लेकिन उसी पल एक छोटा नेंडरथल बच्चा जोश में आकर उसे मारने के लिए दौड़ पड़ा। जैसे ही वो पास पहुंचा, सील फौरन पानी के अंदर वापस चली गई। ये देखकर लीडर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने जोर से आवाज निकाली और बच्चे की तरफ गुस्से में इशारे करने लगा। तभी वहां एक मादा नियांडरथॉल लीडर के पास आई। वो शांत थी, लेकिन उसकी आंखों में समझदारी झलक रही थी। उसने हाथों के इशारों से लीडर को समझाने की कोशिश की, मानो वो कह रही हो कि वो बच्चा जानबूझकर नहीं, बस जोश में गलती कर बैठा था। वो बार बार बच्चे की तरफ देखती, फिर लीडर की तरफ, जैसे उसे याद दिला रही हो कि बच्चे से गलतियां हो जाना स्वाभाविक है। लीडर कुछ पल चुप रहा। उसका गुस्सा धीरे धीरे कम होने लगा और जेफ ये सब देखकर हैरान रह गया। इतने पुराने समय में भी समझदारी और माँ की ममता मौजूद थी। लीडर ने गहरी सांस ली और अपने गुस्से को काबू में किया। उसने बच्चे के सिर पर हल्के से हाथ रखा, मानो उसे समझा रहा हो कि अगली बार सोच समझकर कदम उठाना होगा। फिर उसने चारों तरफ नजर घुमाई। समुंदर की लहरें धीरे धीरे किनारे से टकरा रही थी। लीडर ने कुछ आदि मानवों को इशारे में बुलाया और आगे की तरफ चलने का संकेत दिया। जेफ समझ गया, वे लोग अब भी खाने की तलाश में थे। वो दूर खड़ा सब कुछ देख रहा था।
उसके अंदर एक अजीब सा एहसास जागने लगा। उसने सोचा, शायद मैं इनकी मदद कर सकता हूँ, लेकिन अगले ही पल डर ने उसे रोक लिया। देखते देखते जेफ उनके साथ काफी दूर तक आ चुका था। अब वो समझ गया था कि निएंडरथॉल्स का ये समूह अपने लक्ष्य के काफी करीब पहुंच चुका है। वे लोग सिर्फ शिकार के लिए ही नहीं, बल्कि अपने पुराने साथियों से मिलने के लिए भी ये लंबी यात्रा कर रहे थे। आखिरकार वे सभी एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां उनकी एक पूरी दुनिया बसी हुई थी। वहां छोटे छोटे समूह थे, आग जल रही थी और लोग एक दूसरे से मिल रहे थे, बिल्कुल इंसानों की दुनिया की तरह। जेफ ये सब देखकर हैरान रह गया। उसके सामने कोई जंगली इलाका नहीं, बल्कि एक जीती जागती बस्ती थी जहां जीवन अपने तरीके से चल रहा था। और उसी पल जेफ को एहसास हुआ, ये सिर्फ एक पड़ाव नहीं था, ये उनका घर था। तभी जेफ की नजर थोड़ी दूर पर पड़ी और वो सन्न रह गया। वहां एक बड़ा समूह मिलकर एक शिकार किए हुए जानवर का मांस निकाल रहा था। जेफ पहले समझ नहीं पाया कि वो जानवर क्या है, लेकिन जैसे ही उसने उसके बड़े पंजे, तेज दांत और विशाल शरीर देखा, उसके होश उड़ गए। वो कोई छोटा मोटा जानवर नहीं था, वो एक केव लायन था। जेफ की सांस तेज हो गई। उसने खुद से कहा, ये लोग इतने खतरनाक जानवर का शिकार कर चुके हैं। उसके मन में डर के साथ साथ हैरानी भी थी। वो समझ गया, ये निएंडरथॉल्स कमजोर नहीं थे। ये लोग इस बर्फीली दुनिया में जीना ही नहीं, लड़ना भी जानते थे। आग के पास केव लायन का मांस तैयार किया जा रहा था। चारों तरफ धुएं और गर्मी की महक थी और जेफ के मन में एक ही सवाल घूम रहा था, अगर ये लोग इतना बड़ा शिकार कर सकते हैं, तो अगर उन्होंने मुझे देख लिया तो मैं उनके लिए क्या होऊंगा। जेफ उदास और निराश होकर एक कोने में बैठ गया। चारों तरफ आग की गर्मी और शिकार की आवाजें थीं, लेकिन उसके भीतर बस खामोशी थी। उसने भारी मन से जेनी और विल को याद किया। धीमी आवाज में बोला, जेनी, तुम कहाँ हो? मैं यहाँ बिल्कुल अकेला पड़ गया हूँ। उसकी आवाज में एक दर्द था। उसने आगे बोला, मैं इस जगह पर कैसे जिंदा रहूं? यहाँ तो सिर्फ भूख की जंग है। ये कहते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसी पल उसने खुद को संभाला। वो जानता था, जेनी भी उस रोशनी में जाने के बाद कहीं किसी बड़ी मुश्किल में तो नहीं होगी। ये सोचकर उसके दिल के अंदर एक अलग ही बेचैनी थी। उसने अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद की और खुद से कहा, मुझे हार नहीं माननी है, क्योंकि अब जिंदा रहना उसकी सबसे बड़ी लड़ाई थी। तभी कहानी जेनी की तरफ मुड़ती है। जेनी जब उस रोशनी के अंदर गई थी, तो वो किसी दूसरी जगह नहीं, बल्कि इतने पुराने समय में पहुंच चुकी थी जब धरती पर डायनासोर मौजूद थे। चारों तरफ घने जंगल, ऊंचे ऊंचे पेड़ और अजीब सी आवाजें थी। जेनी जमीन के पास झाड़ियों के बीच छिपी हुई थी। उसकी सांसें तेज थीं, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जेनी अकेले उस प्राचीन दुनिया में जिंदा रहने की जंग लड़ रही थी। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यही है, जेफ और जेनी खुद को कितने दिनों तक जिंदा रख पाएंगे, या फिर क्या वे उस खतरनाक माहौल में खुद को ढाल पाएंगे? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आपको देखना होगा पार्ट 4। कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताइए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करके अपना सपोर्ट दिखाइए। मिलते हैं बहुत जल्द पार्ट 4 के साथ।